तो भाइयों आपका स्वागत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं तुम सबके कमेंट पे रिस्पांस नहीं कर रहा हूँ तो ये मत सोचना कि मैं उसे रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा मैं सबके कमेंट को लाइक कर दूंगा। तो समझ जाना कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो पे वापस आते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली अपने होम अपने घर वापस जाता है, जहाँ पे वह काफी क्वालिटी टाइम बिताता है। उसके बाद वहां से निकल पड़ता है। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके उसे पहले देख लिया, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे हानली सोचता है वो युआन वो स्टेट होते हुए सीधा ड्रिफ्टिंग क्लाउड से लौट जाएगा, लेकिन वो आधे दिन सफर कर पाता है। तभी उसको कुछ सेंस होता है और वो पीछे तरफ मुड़कर देखता है डिस्टेंस में, और उसकी आंखें ऑटोमेटिकली नैरो हो जाती हैं। और उसी वक्त एक ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर भी रुक जाता है 100 किलोमीटर दूर हानली से। वहां पर हम देखते हैं उन दोनों व्हाइट क्लोथेड वुमेन्स को, जिन्हें हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं। उनके एक्सप्रेशन हैवी होते हैं। उनके पीछे खड़ा एक बंदा बोलता है कि मार्शल आर्ट क्या हुआ। तब वो लड़की जिसका नाम लिव था वो लेजी एक्सप्रेशन में बोलती है कि मुझे उस स्पिरिट नेशन की पोजीशन रुकती हुई फील हो रही है, क्या हमें वो डिस्कवर कर चुका है। तब वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, इवन एक नेशन सोल कल्टीवेटर इतनी दूर समय सेंस नहीं कर पाएगा। क्या मार्शल आर्ट के टेक्निक में कोई खराबी है जिसकी वजह से वो समझ गया। तो वो लड़की अपने सिर को शेक करते हुए कहती है ये इम्पॉसिबल है, हमारी ये टेक्निक हमारे मार्शल एंसेस्टर ने हमें दी थी। यह सिर्फ वन साइडेड डिटेक्शन करती है वुड स्पिरिट नेशन का। जब तक सामने वाला बंदा लेट स्टेट नेशन सोल में नहीं होगा वह कुछ नहीं सेंस कर पाएगा। नॉर्मली तो नेशन सोल के कल्टीवेटर 50 किलोमीटर से ज्यादा देख भी नहीं सकते, चाहे उसका स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। क्या हम एक लेट स्टेट नेशन सेंट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। तब हान यूजी जो स्पिरिट नेशन की लोकेशन को ट्रैक कर रही थी वो अचानक शॉक हो जाती है और बोलती है कि नॉट गुड, स्पिरिट नेशन की पोजीशन हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब वह लड़की लिव यह सुनती है तो वह शॉक हो जाती है और कहती है क्या हमारी तरफ, क्या उस कल्टीवेटर ने हमें सच में डिस्कवर कर लिया है। तब वो भी अपने हाथ से जेस्चर बनाती है और सेंस करती है। उसका फेस ग्रिम हो जाता है जब वो कंफर्म करती है कि हाँ वो नेशन सोल का कल्टीवेटर हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तब हान यूजी कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि अगर फाइट हुई तो हम पक्का मारे जाएंगे। मुझे याद है गोस्ट स्पिरिट सेट का ब्रांच एक पास में ही है, हम वहाँ पर जल्दी चलते हैं। उनका रिलेशनशिप हमसे अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारी साइड के ही है। उनके स्पेल फॉर्मेशन को यूज करेंगे, शायद वो कल्टीवेटर ओपनली गोस्ट स्पिरिट सेट के ब्रांच पे अटैक ना करे। तभी एक बंदा पैनिक में आ जाता है और कहता है कि मार्शल आर्ट हान सही कह रही है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तब वो लड़की उस बंदे को घूर कर देखती है और कहती है कि तुम चुप हो जाओ, हम स्पिरिट जॉइनिंग आर्ट का यूज करेंगे ताकि हमारा मैजिक पावर कंबाइन हो जाए और हम जल्दी से यहाँ से भाग सके। तब हान यूजी और कल्टीवेटर लिव के लीड में सब लोग स्पिरिट जॉइनिंग आर्ट का यूज करते हैं और वो बहुत तेजी से भागने लगते हैं, जिसको हानली नोटिस कर लेता है और वो भी अपनी स्पीड बहुत तेज बढ़ा लेता है। यहाँ पर हानली को यह तो नहीं पता होता उसकी स्पिरिचुअल सेंस कितनी ज्यादा पावरफुल है। उसने सिर्फ इतना फील किया था कि ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का 4th लेयर यूज करके वे अपने पास के 50 किलोमीटर रेडियस में सभी डिटेल को सही से देख सकता है और 150 किलोमीटर तक ऐसे ही सेंस कर सकता है। थोड़ी देर पहले हानली को अपने आसपास एक कंसील्ड स्पिरिचुअल पावर फील हुई थी जो उसे शॉक कर देती है, क्योंकि नॉर्मल नेशन सोल के कल्टीवेटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हानली समझ गया था कि ट्रबल आ चुकी है। उसने गेस किया कि यह प्रॉब्लम जरूर गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टीवेटर को मारने से हुई होगी, न कि फुकलाइन को डिस्ट्रॉय करने से। फिर हानली अपने स्पिरिचुअल सेंस को स्प्रेड करता है और देखता है कि 100 किलोमीटर पीछे एक ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर भाग रहा है बहुत तेजी से। उनका फेस क्लियर नहीं दिख रहा होता है, लेकिन हानली बिना हेजिटेशन के बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हानली जानता था कि वो लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी उनको मारना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थे उसमें, तो ये उसके लिए काफी इजी होगा। फिर हानली एक डैजलिंग 30 मीटर उज्ज्वल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत तेजी से उनका पीछा करने लगता है और हवा में एक क्लियर रिंग बन जाती है और कुछ ही वक्त में हानली 50 किलोमीटर का गैप क्लोज कर लेता है। जब वो लड़की लिव दोबारा अपने टेक्निक का यूज करती है और हानली की पोजीशन को सेंस करती है तो उसका चेहरा एकदम टेरर से भर जाता है, क्योंकि इस स्पीड से वे गोस्ट स्पिरिट सेट के ब्रांच के आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे और वो नेशन सोल का कल्टीवेटर उन्हें पकड़ लेगा। वो आगे कुछ सोच पाते उससे पहले हान यूजी बोलती है स्माइल करते हुए कि देखो आगे गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टीवेटर आ रहे हैं। हान यूजी का सॉफ्ट वॉइस को सुन के सभी कल्टीवेटर के मन में एक होप आ जाती है, चाहे वो नेशन सोल के कल्टीवेटर से फाइट ना कर पाए, लेकिन इनका यूज करके वो थोड़ा टाइम अपने भागने के लिए यूज कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ। जल्दी ही उन्होंने देखा कि आगे से 10 ब्लैक डॉट उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। यह देखकर वो लड़की लोग थोड़ा अच्छा महसूस करती है, लेकिन सीक्रेटली वो हान यूजी की एबिलिटी देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि दोनों कहने को तो मास्टर सिस्टर है और यही बुलाती है एक दूसरों को, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बीच एक राइवलरी थी। दोनों ही वुड स्पिरिट नेशन के लिए कम्पीट कर रहे थे, तो नेचुरली वो एक दूसरे से थोड़ा जलते थे। जब वे 6 लोग गोस्ट स्पिरिट सेट के पार्टी के पास पहुंचते हैं तो वे अपने स्पिरिचुअल की को रिलीज करना बंद कर देते हैं और अपना फेस रिवील करते हैं। गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टीवेटर ने उन्हें आगे ही स्पॉट कर लिया था, चाहे उन्होंने हॉस्टल मूव नहीं किया था, लेकिन सभी बहुत ज्यादा कोल्ड थे उनकी तरफ। जब उस लड़की लिए उन्हें मास्टर स्प्लिंटर सोल के ये 3 डिसाइपल को देखे तो वो स्वीटली स्माइल करती है और कहती है अरे ये तो सीनियर मार्शल ब्रदर्स यून है, सीनियर स्प्लिंटेड सोल के डिसाइपल, कितने अच्छे टाइम पे आए हैं आप लोग। लेकिन जब वो गोस्ट स्पिरिट सेट के डिसाइपल यह सुनते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। तभी उनमें से एक वुमेन बोलती है कि वक्त पर इसका क्या मतलब है तुम्हारा, तुम 2 जूनियर मार्शल सिस्टर स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट से हमारे स्टेट में चुपके से घुसते हो, क्या तुम हमारे गोस्ट स्पिरिट सेट को हलवा मानते हो जो ऐसे ही घुसते चले आ रहे हो। तब वो लड़की लिव स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करती है कि मार्शल सिस्टर आप गलत समझ रही हैं, मैं और मार्शल सिस्टर हान अपने सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पे युआन स्टेट में आए थे। मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट था और हम डिले नहीं कर सकते थे, इस वजह से हम आपके सेट को इन्फॉर्म नहीं कर पाए और हम तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टेट यू में आए हैं, हमारी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है आपके सेट के रूल को तोड़ने का। तब गोस्ट स्पिरिट सेट का एक कल्टीवेटर बोलता है कि चाहे तुम किसी भी रीजन से स्टेट ऑफ यू में आई हो, हमारा एक ही सवाल है, क्या तुमने
कुछ लिया है ताइयू माउंटेन से कुछ दिन पहले। जब हान यूजी यह सुनती है तो उसके फेस पे एक वर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। वह कहती है ताइयू माउंटेन, ये तो वही माउंटेन रेंज है जो ओरिजिनली येलो मैपल वैली की थी। तब वो बंदा कहता है हाँ वही, तुम दोनों जूनियर मास्टर सिस्टर वहाँ से गुजरी थी या नहीं। उस कल्टिवेटर का एक्सप्रेशन काम होता है लेकिन उसका आइस एकदम कोल्ड होता है और उनके अगल बगल कल्टिवेटर की आंखों में हॉस्टिलिटी एकदम क्लियर दिख रही होती है। हान यूजी और वो लड़की लोग जब यह देखते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं। वे दोनों फूल नहीं थे, वो समझ रही थी क्लियरली कि ये सामने वाले बंदे उनकी तरफ हॉस्टिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन कंट्रोलिंग स्पिरिट सेट का ग्रुप सच में ताइयू माउंटेन नहीं गया था, उन्होंने सिर्फ दूर से ही डिस्कवर किया था जिस कल्टिवेटर ने उसे कैप्चर किया था। वो आधे दिन तक ताइयू माउंटेन में रुका था। तब उस लड़की की गेज थोड़ा फ्लिकर होती है और वो कहती है कि हम ताइयू माउंटेन क्रॉस नहीं किए थे, लेकिन जो कल्टिवेटर हमारे पीछे आ रहा है और मुझे लगता है वह वही बंदा है जिसे मार्शल ब्रदर आप ढूंढ रहे हैं। तब अंदर स्माइल करते हुए बोलता है कि वह तुम्हारे पीछे पड़ा है और 50 किलोमीटर दूर है। क्या तुम बहाने बता रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह पर्सन ताइयू माउंटेन में था? क्या वो तुम्हारे सेट का कल्टिवेटर है? तब वो लड़की लिए थोड़ा ब्लश करने की एक्टिंग करती है और सेडेक्टिव वे में बोलती है कि सीनियर मार्शल ब्रदर आप जरूर मजाक कर रहे हैं, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम अपने सीनियर मार्शल ब्रदर से ऐसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये आपकी जूनियर सिस्टर हेवनली प्लीज लेने को तैयार है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब तो आपको मेरे आंसर पर विश्वास होगा। हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं और रही बात ताइयू माउंटेन की, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल मुझे अर्जेंट मैटर अटेंड करना है, लेकिन किसी और दिन मैं आपको यह प्रॉपर्ली समझा दूंगी। जब वो लड़की ली यह बोल रही थी वो एकदम सेडेक्टिव वे में बोल रही, जिसे देखकर गोस्ट स्पिरिट सेट के सभी लोग स्टन्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर मर्डर करने के बाद उसका एक्सप्रेशन रिलैक्स होता है और वो कहता है कि मुझे उसकी भी स्टोरी सुननी है। अगर उसने सही में मेरे मार्शल ब्रदर को मारा है तो मैं तुम दोनों का शुक्रिया भी बहुत अच्छे से करूंगा। यह सुनकर उस लड़की ल्यू का एक्सप्रेशन एकदम अगली हो जाता है और वो कहती है कि क्या तुम उस कल्टिवेटर से बात करना चाहते हो जो हमारा पीछा कर रहा है? तो तुम्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन हम इसमें भाग नहीं लेने वाले हैं। जब वो कल्टिवेटर यह सुनता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों जूनियर सिस्टर काफी बिजी हो और हमारा हेल्प नहीं कर सकते? और उसी के साथ गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टिवेटर उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि वो उनको जाने नहीं देंगे। और यह देखकर उस लड़की ल्यू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है और पीछे मुड़कर देखती है। सिर्फ वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, सभी कल्टिवेटर्स पीछे की तरफ देखते हैं और वो सभी वही फील करते हैं जो उस लड़की ल्यू ने फील किया था। एक ऐसी स्पिरिचुअल सेंस जो सडनली उनको घेर लेती है। चाहे उन्हें दिख नहीं रहा होता है कि वो बंदा कौन है और कितनी दूर पहुंचा है, लेकिन बोन चिलिंग इंटेंट को सभी फील कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गोस्ट स्पिरिट सेट के मिडिल एज वुमन कहती है कि एक नेशन सोल कल्टिवेटर जिसकी तुम बात कर रहे थे वो नेशन सोल कल्टिवेटर है। तुम दोनों ने हम सबको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी यहाँ से भागो जो भाग सकता है अपनी जान बचाकर। अब ब्लैक रोब मैन जून भी गुस्सा होता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था इस समय और वह कुछ नहीं बोलता, बल्कि स्ट्रीक ऑफ ब्लैक लाइट बनकर वहां से तुरंत भाग चलता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि अभी हमें पता नहीं है कि उसी ने हमारे मार्शल ब्रदर को मारा है, तो हम इतना डर क्यों रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं? तब वो वुमन कोल्डली बोलती है कि अगर सीनियर मार्शल ब्रदर अपनी लाइफ को दूसरों को मर्सी में छोड़ना चाहते हैं तो आप अपनी जूनियर मार्शल सिस्टर को माफ करें, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और वो भी तुरंत आसमान को फाड़ते हुए वहां से भाग जाती है। तब उस बंदे का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है और वो भी दूसरी दिशा में भाग जाता है। और जो गोस्ट स्पिरिट सेट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टिवेटर थे वो भी इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यह देखकर वो लड़के लोग गुस्से में कहते हैं कि ये लोग कितने यूजलेस निकले, उन्होंने हमारी हेल्प भी नहीं की बल्कि हमारा टाइम भी वेस्ट कर दिया। लेकिन तब हान्यूजी बोलती है कि नहीं, ये ज्यादा बेटर है, अब ज्यादा लोग हैं हमें कवर करने के लिए, तो हमारे बचने का चांस ज्यादा हो जाएगा। भले वो नेशन सोल पे है लेकिन वो सभी को एक साथ नहीं मार पाएगा और सभी पीछे नहीं जा पाएगा। फिर वो अपने स्टोरेज पाउच को पैड करती है और उसमें से बहुत लार्ज एक स्नो व्हाइट वर्ड निकलता है। वह लड़के लिए और स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट के कई सारे कल्टिवेटर्स अपने अपने ट्रीजर को निकालते हैं और सभी बहुत तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। उनके थॉट के हिसाब से नेशन सोल कल्टिवेटर सबको इंडिविजुअली पिक नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही फास्ट क्यों ना हो। वहीं फिर हम हानली की तरफ देखते हैं जो 50 किलोमीटर दूर था। वह अमेज हो जाता है यह देखकर कि आगे कई सारे कल्टिवेटर और भी अपेयर हो चुके हैं। लेकिन जब वो सेंस करता है कि वो इधर उधर भागने लगे हैं तो वो फ्रोन करता है और कहता है कि लगता है मैटर ज्यादा ट्रबलसम हो गया है। फिर हानली का एक्सप्रेशन हार्श हो जाता है और वो एक डीप सांस लेता है और सडनली उसके बैग में एक सिल्वर लाइटिंग आर्क निकलती है और थंडर रोर के साथ 2 सिल्वर विंग इमर्ज हो जाते हैं। हानली ने अपने थंडर स्टोर विंग में डिवाइन डेविल बॉन्ड लाइटनिंग का यूज करता है और तुरंत वहां से डिसअपेयर हो जाता है और कई किलोमीटर दूर अपेयर होता है। सिर्फ एक ही फ्लिकर में हानली ने कई सारे किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था और सीधा वहां पर अपेयर हुआ था जहां पर वो पहले कल्टिवेटर इकट्ठा हुए थे। हानली फिर अपने स्पिरिचुअल सेंस से डेविल डाउ के कल्टिवेटर की पोजीशन को ट्रैक करता है और जो फर्देस्ट फ्ली हुआ था वो 20 किलोमीटर दूर जा चुका था और जो क्लोजेस्ट था वो 5 किलोमीटर था। हानली स्नियर करता है और तुरंत अपना फर्देस्ट वाले कल्टिवेटर पे टारगेट फिक्स करता है और फ्लैश ऑफ लाइटनिंग में वहां से सीधे डिस्पेयर हो जाता है। वही हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा दूर भाग चुका है इस समय तक वो एक मिडिल एज वुमन थी गोस्ट स्पिरिट सेट की। उसकी बॉडी से रेड लाइट निकल रही थी और वो स्काई को फाड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह वुमन अपने रेयर वाइंड फायर मूवमेंट टेक्निक पर प्राइड फील कर रही थी कि उसके हिसाब से उसकी टेक्निक एक टॉप ग्रेड टेक्निक के बराबर थी। इसके साथ उसने जब अपने विंड एट्रीब्यूट टीजर का यूज किया तो उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी स्पीड इसमें अर्ली नेशन सोल के कल्टिवेटर के बराबर है। और अगर बात की जाए कि यहाँ से बचने का चांस सबसे ज्यादा किसका है तो ये इसी का था। यही वो सोचती हुई भाग रही थी तभी उसे सडनली एक रंबल के साउंड सुनाई देता है। ये साउंड ज्यादा तेज नहीं था लेकिन उसने शॉक में अपना सिर घुमाया पीछे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो रंबल का साउंड तेज होता जा रहा था मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसका चेहरा एकदम उतर जाता है, वो घबरा कर इधर उधर देखने
दिखने लगती है। अगले पल उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी स्पीड और तेज कर लेती है, लेकिन तब तक हानली उसके पास पहुंच चुका था। वो देखता है कि वो लड़की बहुत तेजी से रेड लाइन में भाग रही है, लेकिन वो उसकी स्पीड देखकर काफी सरप्राइज भी हो जाता है। उसका फियरसम मूवमेंट टेक्निक एक्चुअली हानली के थंडरस्टॉर्म विंग के लाइटनिंग मूवमेंट के बराबर था। यह देखकर हानली ने सोचा कि इस दुनिया में सच में काउंटलेस अमेजिंग टेक्निक्स है। हानली यह देखकर थोड़ा अफसोस करता है, फिर वो अपने विंग को स्प्रेड करता है और एक ही सेकंड में लाइटनिंग में कन्वर्ट होकर सीधे उस लड़की के पीछे जाता है और उसी सेकंड में उस औरत के सामने अपेयर हो जाता है। हानली का चेहरा एकदम काल्म होता है और वो अपना हाथ उठाता है और उसके फिंगर से एक अजूरा शॉर्ट लाइक स्ट्राइक निकलती है। यह देखकर उस लड़की की हालत एकदम खराब हो जाती है और वो कहती है चिल्ला कर कि सीनियर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसके बॉडी के अराउंड जो रेड लाइट था वो ब्राइट होकर उसके बॉडी के अराउंड एक बैरियर बना लेता है। हानली जिसे सुनकर एकदम शांत रहता है, उस लड़की को देख रहा होता है और हानली का जो अटैक निकला था भी उस बैरियर पे सीधा जाकर टकराता है, लेकिन वो बैरियर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उसने हानली के 30 शॉर्ट अटैक को झेल लिया था, लेकिन जब चौथा स्ट्राइक होता है तो वो बैरियर एकदम पूरी तरह से सैटर हो जाता है और अगले ही पल 2 स्ट्राइक जाती है और उस लड़की को तुरंत किल कर देती है। हानली फिर देखता है जब वो लड़की मर गई तो एक फायरबॉल उसकी तरफ भेजता है जो उसे एकदम राख में बना देता है। हानली सीज करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो डेविल डाउसेट के नेशन सोल के कल्टीवेटर मेरे पीछे पड़ जाते। फिर हानली की बॉडी दोबारा लाइटिंग में टर्न होती है और उसका स्पिरिचुअल सेंस एक दूसरे कल्टीवेटर ब्लॉक होता है और उसके पीछे जाता है हानली, और वो टारगेट कोई और नहीं होता, वो ब्लैक रॉक कल्टीवेटर होता है जिसका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इसमें था। हानली उस डायरेक्शन में उड़ते हुए अपने स्पिरिट वेस्ट पाउच को बैट करता है, जिसमें से कई सारे ब्लैक टेंटेड गोल्डन डिवॉरिंग बेटल रिलीज होते हैं। स्पिरिचुअल सेंस के कंट्रोल में वो बीटल्स तुरंत टर्न होकर एक ब्लेड का रूप ले लेते हैं जो सभी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट कल्टीवेटर का पीछा करने लगते हैं। उनका कल्टीवेशन वीक था और उनकी स्पीड भी स्लो थी, इसलिए हानली उनके पीछे पर्सनली नहीं जाता। वो बीटल्स उन्हें इजीली किल कर सकते थे। हानली सिर्फ कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को खुद मारना चाहता था। आफ्टर ऑल कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, वे बीटल्स उन्हें चेस नहीं कर सकते थे। बीटल्स शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी परफेक्ट होते थे, लेकिन लॉन्ग चेस के लिए काफी वो वीक हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वो ब्लैक रॉक कल्टीवेटर एक शाइनिंग डाइगर पे सवार था और उसके एक्सप्रेशन में काफी डर था। वो बहुत तेजी से भाग रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक नेशन सोल कल्टीवेटर के सामने होगा जब वो अपने जूनियर मार्शल ब्रदर के किलर को ढूंढने आएगा, और उसे यह भी नहीं पता था कि हानली ने उसके जूनियर ब्रदर को मारा है। लेकिन वो यह समझ रहा था कि कंट्रोलिंग स्पिरिट सेट के कल्टीवेटर का इससे कोई कनेक्शन है। चाहे वो नेशन सोल का कल्टीवेटर डायरेक्टली हॉस्टल ना हो, फिर भी वो साइलेंस करने के लिए सभी को मार सकता था। और वैसे भी जब एक नेशन सोल का कल्टीवेटर इन्वॉल्व हो चुका है तो वे उसके लेवल का मैटर अब नहीं था। वो सोचता है कि मैं सीधे अपने मास्टर को इसको रिपोर्ट करूंगा, और उसने यह भी सोचा कि अगर वो कल्टीवेटर डेविल डाउ की कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को चेस कर रहा है तो वे किसी फैक्शन का नहीं, जरूर एक रॉक कल्टीवेटर होगा, नहीं तो वो डेविल डाउ के बड़े पावर को देखकर हमारा ऐसा पीछा कभी नहीं करता। जब वो यही सोचते हुए भाग रहा होता है तभी उसके साइड से एक रंबल की साउंड आती है जो कभी कभी आ रही थी और फेड हो रही थी। वो जब घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक अजूरा लाइट फ्लैश होती है और फिर अंधेरा छा जाता है। वहीं पर हानली का एक्सप्रेशन एकदम काल्म होता है और हानली उस कल्टीवेटर के क्रॉप से एक जायंट अजूरा शॉर्ट निकालता है। चाहे उस कल्टीवेटर ने अपने बॉडी के बाहर एक बैरियर बना रखा था, लेकिन वो बैरियर एकदम पेपर की तरह पावरलेस था। वे हानली के बैम्बू शॉट को नहीं रोक पाता और एक ही अटैक में उसके बैरियर के साथ वो भी मर जाता है। फिर हानली अपनी गेज को एक दूर लोकेशन पे फिक्स करता है। वह एक स्कॉलर कल्टीवेटर था और वो पहले से ही घबरा कर इधर उधर देख रहा था, चाहे वो कितना भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन उसे पता था कि एक नेशन सोल कल्टीवेटर अपने स्पिरिचुअल सेंस से उसे तुरंत सेंस कर सकता है। इसीलिए वो अपने स्पीड को एक सेकंड के लिए भी कम नहीं करता और उसी तेजी से बहुत तेज भाग रहा था। और वो इतना ज्यादा डर रहा था कि वो पूरी तरह से कांप रहा था और वो अचानक अनईजी फील करता है। वो पीछे जब मुड़कर देखता है तो उसका हार्ट मानो एक अबैस में गिर गया हो। थोड़ी दूर पर उसके एक यूथ खड़ा था जो कि अजूरा रोम में था। वे स्माइल कर रहा था और उसके दांत चमक रहे थे। वे स्कॉलर कल्टीवेटर कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही हानली फ्रेंडली टोन में कहता है कि फिलो दोस्त, तुम इतनी देर तक भागते हुए थक चुके होगे, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूं। यह कहकर हानली अपने हाथ को फ्लिक करता है और काउंटलेस गोल्डन बीटल्स बाहर निकलते हैं जो एक क्लाउड का रूप ले लेते हैं और पूरे स्काई को वहां पर कवर कर लेते हैं। जब वो स्कॉलर यह देखता है तो वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक वो गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड बाद उस कल्टीवेटर का नामो निशान नहीं बचता, जिसे देखकर हानली का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है क्योंकि वे गोल्डन डिवोरिंग बीटल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे और फियरसम हो चुके थे। एक इंस्टेंट में वो मैजिक ट्रीजर को भी डिवोर कर ले रहे थे, इसलिए हानली को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो ज्यादा बेकाबू ना हो क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो चुका था। और फिर हानली एक थंडर की आवाज छोड़कर फिर से एक फ्लैश ऑफ लाइटिंग में डिस्पेयर हो जाता है। फिर हम हानयूजी को देखते हैं जो एक पूर व्हाइट स्पिरिट बर्ड पे सवार होकर भाग रही थी और उस वक्त वो बर्ड और हानयूजी दोनों एक सॉफ्ट लाइट में घिरे हुए थे और उसकी फ्लॉलेस अपीयरेंस के साथ वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक निराशा थी और उसके हाथ में एक प्लाम साइज डिस्क थी। वे इसको केयरफुली एग्जामिन कर रही थी। हानयूजी अपने ब्यूटीफुल फेस के सामने से एक हेयर को हटाती है, बिटरली स्माइल के साथ कहती है कि जूनियर मास्टर सिस्टर लियो और मुझे छोड़कर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। वे सभी 4 फाउंडेशनल स्टेबलिशमेंट कल्टीवेटर मारे जा चुके हैं। क्या ये पर्सन डॉपलगैंगर टेक्निक यूज कर रहा है? हमने इस नेशन सोल कल्टीवेटर को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया। शायद वो गोस्ट स्पिरिट सेट के कल्टीवेटर भी अभी तक मारे जा चुके होंगे। हम सभी को एक साथ ही भागना चाहिए था और सब कुछ अपना स्टेक पे लगा देना चाहिए था। हानयूजी अपने पिछले फैसले पर अफसोस करती है, लेकिन अब उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उस जेड डिस्क को बंद कर दिया। फिर उसने अपने माउथ से एक ट्रांसपेरेंट मोती जैसे पियरल को निकाला जो उसकी बॉडी को एक चक्कर लगाकर उस बर्ड के सिर पे जाकर रुक गया। और फिर हानयूजी ने अपने दोनों हाथों से एक इनकांटेशन जेस्चर बनाया और बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस पियरल पे दे मारा और तुरंत ही उस पियरल से बहुत तेजी
तेजी से चमक निकलती है, जो कि उस बर्ड की स्पीड कई गुना बढ़ा देती है। हानियुंजी उस टेक्निक को बार बार यूज करती जा रही थी और जिसकी वजह से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ता जा रहा था और यहाँ पर यह साफ हो चुका था कि यह टेक्निक उसकी लाइफ वाइटलिटी को खत्म करती जा रही है। लेकिन यह सिचुएशन भी काफी ज्यादा खराब थी, उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था और अभी ज्यादा देर हुआ भी नहीं था कि उसे एक बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देती है और यह सुनकर उसके चेहरे पर तुरंत घबराहट आ जाती है, क्योंकि उससे समझ आ चुका था कि वो नेशनल सोल का कल्टीवेटर पास आ चुका है और वो ऑलरेडी अपने फुल स्पीड पे भाग रही थी और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था दूसरा। वह सिर्फ जल्दी से अपने बॉडी के बाहर एक बैरियर बना लेती है, लेकिन तभी दो और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है और एक सिल्वर लाइटनिंग की आर्क उसके साइड से निकलती है और उसके सामने 40 मीटर दूर एक डिवाइन पंखों वाला आदमी प्रकट होता है और उस आदमी का चेहरा एक अजूरा लाइट से ढका हुआ होता है और उस आदमी ने बिना एक शब्द कहे अपने हाथ को उठाया और उसके हाथ से एक अजूरा लाइट बहुत तेजी से निकली। यह देखकर हानयुंजे का चेहरा एकदम होप हो चुका था और वो अपने आंखें बंद कर लेती है अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए। और जब हानली हानयुंजे का चेहरा देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, ये तो तुम हो, तुम यहाँ पर कैसे? और उसके हाथ से जो अजूरा लाइट निकल रही थी वो तुरंत गायब हो जाती है और यही जब हानयुंजे सुनती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि वो सामने वाले बंदे को ध्यान से देखे, लेकिन उस आदमी का फिगर एक सिल्वर लाइटनिंग के चमक के साथ गायब हो गया। वहीं पर हानयुंजी कुछ समय तक एकदम अनजान थी, लेकिन जैसे ही पीछे से एक बिजली की कड़कने की आवाज आई तब उसको होश आया और जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, बॉडी के बाहर जो बैरियर था वो चकनाचूर हो गया और उसके शरीर में एक लाइटनिंग टकराई और हानयुंजी ने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और उसका बॉडी एकदम ढीला पड़ गया है। वो अपने सफेद चिड़िया के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसी पल में उसे महसूस होता है कि उसको कोई आदमी अपने बाहों में पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा एकदम शर्म और गुस्से के साथ भर जाता है और वो ब्लश करने लगती है। फिर हानली उस लड़की को देखता है जो उसके बाहों में थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तब तक हानयुंजी बेहोश हो चुकी थी और हानली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये छोटी लड़की अपनी कोर को फॉर्म कर लेगी। फिर सीन चेंज होता है और पता नहीं कितना टाइम गुजर चुका होता है। हानयुंजी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वे नीले आसमान को देखती है अपने ऊपर। वे काफी शौक हो जाती है और उधर उधर खड़ी होकर देखती है। वे एक छोटे से पहाड़ पे थी इस समय, उसकी चिड़िया भी उसके पास ही बेहोश पड़ी थी। हानयुंजी तुरंत उसके पास जाती है और उसको चेक करती है, जो कि एकदम सही सलामत थी। जिसके बाद हानयुंजी राहत की सांस लेती है और उस बर्ड को जगाकर वहां उड़ जाती है और अगल बगल की सिचुएशन को देखने लगती है और उसे महसूस होता है कि वो वहीं पर है जहां पर वो बेहोश हुई थी और अभी ज्यादा वक्त गुजरा भी नहीं था। हानयुंजी थोड़ी देर तक उलझन में रहती है, लेकिन तभी अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ है। उसने तुरंत अपने कपड़े और बॉडी को चेक किया, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा कुछ अलग हुआ ही नहीं हुआ। उसका मैजिक ट्रीजर भी वही था, उसका स्टोरेज पाउच भी वही था, बिल्कुल सही सलामत। यह देखकर हानयुंजी काफी शौक हो जाती है कि उसने उसे मारा भी नहीं, उसे छुआ भी नहीं। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। लेकिन तभी हानयुंजी को याद आता है कि जब वो बेहोश हुई थी उस नेशन सोल कल्टीवेटर ने बहुत तेज चिल्लाकर शौक में कुछ कहा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। तब हानयुंजी सोचती है कि क्या वो नेशन सोल कल्टीवेटर मुझे जानता है या फिर वो उसका दोस्त है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने किसी और सेट के नेशन सोल कल्टीवेटर से मुलाकात की हो। लेकिन हानयुंजी को अफसोस हो रहा था कि उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। उस कल्टीवेटर की बॉडी भी एकदम आम सी थी और उसकी आवाज से भी उसको नहीं पहचान पा रही थी। हानयुंजी काफी देर तक सोचती है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो अपने कपड़े से जेट डिस्क को निकालती है और तुरंत उसको एग्जामिन करने लगती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक ही लाल बिंदी दिख रही थी, लेकिन वो लाल बिंदी हानयुंजी को ही दिखा रही थी। फिर हानयुंजी सोचती है कि वो नेशन सोल का कल्टीवेटर उसको कितनी आसानी से पकड़ लिया, जरूर मेरी मार्शल सिस्टर लियो मारी गई होंगी। हानयुंजी यही सब थोड़ी देर तक सोच रही थी, जिसके बाद वो मैजिक ट्रीजर को वापस रखती है, अपने बर्ड पे सवार होकर वहां से उड़ जाती है। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये हानयुंजी जो लड़की है मुझे सही से याद तो नहीं है, इसने हानली के साथ मदद की थी जब हानली ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा था। उसी वक्त दूर कहीं हानली एक लड़की को अपने बाहों में लेकर उड़ रहा होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर क्या क्या हुआ अभी तक। जैसे ही हानली हानयुंजी को बेहोश करता है उसके बाद वो तुरंत स्पीड कंट्रोलिंग सेट की दूसरी लड़की की तरफ जाता है और जैसे ही वो लड़की हानली को देखती है उसके पीछे आता तो वो काफी डर जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने स्पीड पाउच को पैड करती है और उसमें से बहुत बड़ा पंखों वाला सेंटीपेड निकलता है। ये सेंटीपेड काफी बड़ा और बहुत ही अजीब था। उसके बॉडी से पीच ब्लैक लाइट निकल रही होती है और उसके पीछे दो सफेद पंख होते हैं, जिसे देखकर हानली थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो खुश हो जाता है। और अगर हानली गलत नहीं था तो ये एक एक्सोटिक इंसेक्ट के 18वें रैंक का विंगेड फॉरेस्ट सेंटीपेड था। ये उसी की तरह था जैसे उसके गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स थे। दोनों एंसेंट समय के इंसेक्ट थे और इसके अंदर थोड़ा ऐसी एट्रीब्यूट भी था और ड्रैगन लाइनेज भी था। जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो उनका रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है। पंख निकल आते हुए 50 किलोमीटर के एरिया को भी बर्फ बना सकता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल छोटा यानी बच्चा है जो कि सिर्फ बर्फ का धुआं निकाल पा रहा था। वहीं आम कल्टीवेटर के लिए तो ये खतरनाक था, लेकिन हानली के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही सेलेस्टियल आइस फ्लेम रिफाइन कर चुका था। हानली अपने कल्टीवेशन को सर्कुलेट करता है और आसानी से उस सेंटीपोड को पकड़ लेता है। यह देखकर वो कल्टीवेटर ल्यू काफी शॉक हो जाती है, लेकिन हानली इसके बाद तुरंत लाइटनिंग की स्पीड से उसे भी बेहोश कर देता है। और जैसे ही वो लड़की बेहोश हो गया और उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल से बाहर चला गया तो वो सेंटीपेड तुरंत उसी पाउच के अंदर चला जाता है। हानली फिर उस लड़की को पकड़ लेता अपने हाथों में और उसको मारना हानली के लिए एक पल का काम था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो विंगेड फॉरेस्ट सेंटीपेड भी मर जाता। ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट और इंसेक्ट के मास्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए होते हैं, मतलब अगर उसका मास्टर मर गया तो वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसका मास्टर उसको किसी को देना चाहे तो वो रिस्ट्रिक्शन हटाकर दे सकता है। हानली ने भी अपने गोल्ड डिवोरिंग बीटल पे ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन लगाया था। हानली उस सेंटीपेड के एग्स को लेना चाहता था। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के टेक्निक में भी ज्यादा इंटरेस्ट था और इस लड़की के पास कोई सीक्रेट टेक्निक तो होगी ही, जिसका यूज करके हानली अपने गोल्डन डिवोरिंग बीटल को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। यही सोचकर हानली उस लड़की को नहीं मारता और उसके बॉडी पे तलिस्मान चिपका देता है। फिर वो उस लड़की को उठाकर अजरा लाइट की स्ट्रिंग
में बदलकर सीधा जाने लगता है। और रही बात हानयुंजू की, तो वो हानली से बचपन में मिली थी और इस बार मिलाकर हानली से वो 4 बार मिल चुकी है, लेकिन हानली हर बार उसकी मेमोरीज को मिटा देता था। और वो काफी अच्छी लड़की थी, उसने हानली की मदद भी की थी, इसलिए वो उसको नहीं मारता। और हानयुंजी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा, तो वो जब अपने सेक्टर वापस जाएगी तो वो बता भी नहीं पाएगी। और हानली इसी वजह से ज्यादा देर नहीं करना चाहता था और वो तुरंत अपनी फुल स्पीड में स्टेट ऑफ सी की तरफ जाता है। और 1 महीने लगातार सफर करने के बाद वो फाइनली स्टेट ऑफ सी में पहुंच जाता है, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्टर में, और सीधा अपने केव में चला जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और तुम लोगों के कहने की वजह से मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर करना। और काफी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो देखते हैं, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।